पहले मिला एक फौजी, शादी किए बिना प्यार किया और रंजनी को प्रेग्नेंट कर दिया। फिर मिला फौजी का दोस्त, जिसने रंजनी को और अपने दोस्त की जुड़वा बेटी को भी। रजनी नाम की लड़की अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रही थी। उसने बिना किसी से शादी किए अपनी दो जुड़वां बेटियों को जन्म दिया। कल्पना कीजिए कि वर्ष 2006 में केरल के एक छोटे शहर की एक महिला बच्चे को जन्म दे रही थी और उसके पिता का नाम किसी को नहीं पता था। उनके कठिन समय में अनिल कुमार नाम का एक लड़का उनसे अस्पताल में मिला और रजनी की मां से उनकी कहानी जानने के बाद उन्होंने उन्हें मदद की पेशकश की। उन्होंने पैसे की पेशकश की और रजनी की मां को कई नियमित कार्यों में मदद करना भी शुरू कर दिया। रजनी की उससे दोस्ती हो गई और उसकी मां भी उस आदमी को अपने बेटे की तरह मानने लगी। रजनी के परिवार में उसके पिता की काफी समय पहले मृत्यु हो गई थी और रजनी इकलौती संतान थी। तो अब वह व्यक्ति अनिल कुमार अपने हेल्पफुल नेचर के कारण परिवार का हिस्सा बन गया। वे उस पर भरोसा करने लगते हैं। 10 फरवरी 2006 उस दिन राजेश ने रंजनी की मां को स्थानीय पंचायत कार्यालय में जुड़वां बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ले जाने की पेशकश की। इसके बाद अनिल रजनी के घर आया और उसकी मां को ले जाकर पंचायत भवन तक छोड़ आया। उस समय वह जगह थोड़ी व्यस्त थी, इसीलिए अनिल ने रजनी की मां से कहा कि वह कुछ देर बाद उसे लेने वापस आएगा। वह बाजार में कुछ काम करने जा रहा है। वह इस पर सहमत हो गई। फिर वह चला गया और उस समय तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे जीवन में आखिरी बार एक दूसरे को देख रहे हैं। अब लगभग 3 घंटे बीत चुके थे और अनिल वापस नहीं आया। रजनी की मां ने लगभग 2 घंटे तक इंतजार किया और फिर उसने जाने का फैसला किया। उसने रजनी को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कॉल का जवाब नहीं दिया। इसलिए उसने फैसला किया कि वह बस से घर जाएगी। जब रंजनी की मां पंचायत कार्यालय से घर लौटी तो उन्होंने अपने घर का दरवाजा खुला पाया। यह एक अजीब बात थी क्योंकि रजनी हमेशा अपना दरवाजा बंद रखती थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि पूरे फर्श पर खून फैला हुआ है। वह डर गई और जोर से चिल्लाई। अंदर प्रवेश करने पर उन्होंने अपनी बेटी और नवजात पोतियों को खून से लथपथ और निर्जीव पाया। तीनों फर्श पर मृत पड़े थे और किसी ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस भयावह दृश्य ने उन्हें स्तब्ध कर दिया और उन्होंने तुरंत पड़ोसियों की सहायता से पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई और जांच शुरू की। साफ दिख रहा था कि किसी ने चाकू से रजनी का गला काट दिया है और इस वजह से उसे चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। यहां तक कि छोटे बच्चों को भी बेरहमी से मार दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाए। अब पुलिस ने परिवार के सदस्य से पूछताछ कर जांच शुरू की। रजनी की मां ने पुलिस को बताया कि वह आज सुबह दोनों बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लेने के लिए पंचायत भवन गई थी और जब वापस आई तो उन्हें शव इस तरह मिले। जब पुलिस ने पूछा कि रजनी आपके साथ क्यों नहीं गई, तो उसने कहा कि हमारा एक पारिवारिक मित्र अनिल कुमार हमारी मदद के लिए आया था। उसने हमसे कहा कि वह मुझे पंचायत भवन ले जाएगा और फिर बाद में वह मुझे वापस छोड़ देगा। रजनी ने घर पर बच्चों के साथ रहने का फैसला किया। तो फिर पुलिस ने पूछा कि अनिल कुमार अब कहाँ है और कौन है। रजनी की मां ने पुलिस को बताया कि कैसे रजनी के बच्चों की डिलीवरी के दौरान अस्पताल में उनकी मुलाकात अनिल कुमार से हुई थी और बाद में वह एक पारिवारिक मित्र बन गया। लेकिन उसे उसका फोन नंबर याद नहीं है, केवल रजनी को उसका फोन नंबर पता है। इसीलिए पुलिस ने अनिल कुमार को एक संदिग्ध माना, क्योंकि वह घटना के बाद कहीं गायब हो गया था और वह अब तक एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि रजनी घर पर अकेली है। अब पुलिस ने बच्चों के पिता और रजनी के पति के बारे में पूछा कि वह कहाँ है, तो रजनी की मां ने उन्हें बताया। आंचल की रहने वाली रंजनी अपने पड़ोसी दिविल कुमार के साथ रिलेशनशिप में थी। वह बिना शादी के गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के बाद उसने दिविल पर उससे शादी करने और बच्चों को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। सेना में कार्यरत दिविल ने बच्चों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और रजनी से शादी करने से भी इनकार कर दिया। दरअसल उसने उससे कहा कि उसे गर्भपात करा लेना चाहिए, लेकिन रजनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और बिना शादी किए बच्चों को जन्म देने का फैसला किया। जनवरी 2006 को उन्होंने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया। हालांकि दिविल ने पितृत्व से इनकार कर दिया और खुद को रंजिनी से दूर कर लिया। न्याय की मांग करते हुए रंजिनी ने केरल राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज की। बाद में यह जांचने के लिए कि दिविल बच्चों का पिता है या नहीं, अदालत ने डीएनए परीक्षण का आदेश दिया। इससे पहले कि टेस्ट किया जा सके, रजनी की हत्या हो गई। अब यह सुनने के बाद दिविल कुमार इस अपराध में प्रमुख संदिग्ध बन गए।
इसलिए पुलिस आगे की जांच के लिए उसके पास गई। उसने कहा कि वह रजनी और उसके बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानता। वह सिर्फ उसकी पड़ोसी थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। पुलिस ने देखा कि धिविल कुमार पर घबराहट या किसी प्रकार के दुख का कोई संकेत नहीं था और उस समय तक उनके पास कोई सबूत भी नहीं था, इसलिए उन्हें उसे रिहा करना पड़ा। लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि बाद में उन्हें उसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वह शहर से बाहर नहीं जा सकता। रजनी और उसके बच्चों की हत्या कर दी गई है और जांच जारी है। उन्होंने उनसे पूरा सहयोग करने का वादा किया और अपने घर चले गए। यह आखिरी दिन था जब पुलिस ने उसे देखा था। उस जांच के बाद वह कहीं गायब हो गया था। अब पुलिस ने फिर से अनिल कुमार की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को खोजने की कोशिश की और उसके जैसे किसी व्यक्ति को खोजने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी चेक किया, लेकिन ये सभी प्रयास बेकार थे। धिविल सेना में था, इसलिए उसे ढूंढना आसान था। इसलिए पुलिस आर्मी बेस पर गई जहां वह ड्यूटी पर था। लेकिन वहां उन्हें जो मिला वह उनके लिए बहुत चौंकाने वाला था। सेना कर्मियों ने उन्हें सूचित किया कि धिविल कुमार हत्या की तारीख से ठीक पहले छुट्टी पर गए थे और उसके बाद कभी नहीं आए। पुलिस को एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सेना के जवानों ने उन्हें यह भी बताया कि राजेश नाम का एक और व्यक्ति था जो धिविल का बहुत करीबी दोस्त था। वह भी तब से लापता है। वह फिर कभी ड्यूटी पर नहीं आया। उस समय पठानकोट में भारतीय सेना की 45 एडी रेजिमेंट में सेवारत धिविल और राजेश दोनों को हत्याओं के बाद ड्यूटी पर रिपोर्ट करने में विफल रहने के बाद मार्च 2006 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। अब पुलिस ने दोनों व्यक्तियों की तस्वीरें मांगी। फिर पुलिस वापस आई और रजनी की मां को वो तस्वीरें दिखाईं, तो वो तस्वीरें देखकर हैरान हो गईं। उसने पुष्टि की कि राजेश नाम का लड़का वही अनिल कुमार नाम का व्यक्ति है जो उसकी मदद करने आया था और अस्पताल में रहने के दौरान उससे और रजनी से मिला था। अब मामला बिल्कुल साफ हो गया था। धिविल कुमार नाम के इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और नवजात जुड़वां बेटियों को मारने के लिए अपने दोस्त राजेश कुमार को काम पर रखा और योजना के अनुसार राजेश परिवार से मिला और आस-पास का पता लगाने के लिए उनके करीब गया। और एक दिन जब उसे मौका मिला तो वह रजनी की मां को पंचायत भवन ले गया और उसे छोड़ने के बाद वह उसे मारने के लिए रजनी के घर वापस आया और योजना के अनुसार उन सभी को मार डाला और भाग गया। लेकिन कानून के मुताबिक जब तक पुलिस अपराधी को ढूंढ नहीं लेती और उनका बयान नहीं सुन लेती, तब तक पुलिस किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर सकती। रजनी और उसकी जुड़वां बेटियों की हत्या करते समय किसी ने भी राजेश कुमार को नहीं देखा, इसलिए जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता तब तक ये सभी सुराग बेकार और संदिग्ध हैं। धिविल और राजेश दोनों सेना से थे, इसीलिए वे पुलिस की प्रक्रियाओं और काम करने के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए वे खुद को छुपाने में सफल हो गए और उन्होंने अपने पीछे कोई सुराग, कोई कॉल डिटेल, कोई फोन नंबर नहीं छोड़ा। यहां तक कि उनके परिवार वालों को भी उस समय इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे कहां हैं। लेकिन पुलिस इस पर जांच करती रही, लेकिन धीरे धीरे वो इस बात को भूलने लगी। अब यह मामला कुछ अनसुलझी पुरानी फाइलों का हिस्सा बन गया था। मामला फरवरी 2010 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन मामला ठंडा पड़ गया था। इस पर रजनी की मां ने भी काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। वह कई मंत्रियों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलीं, लेकिन सब बेकार रहा। एक निर्दोष बूढ़ी औरत के जीवन की कल्पना करें, जिसका कोई पति नहीं था, कोई बेटा नहीं था और केवल एक बेटी थी जो बिना शादी किए गर्भवती हो गई थी। किसी ने उसकी बेटी का इस्तेमाल किया और अपनी खुशी के लिए उसे गर्भवती बना दिया और फिर उस व्यक्ति ने बिना किसी कारण के उसकी बेटी और 2 नवजात पोतियों को मार डाला। धिविल और रजनी की जुड़वां बेटियां केवल 17 दिन की थीं, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर अंधेर नहीं। अब साल 2025 था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय। केरल पुलिस की तकनीकी खुफिया शाखा ने मामले की दोबारा जांच शुरू की। नई तस्वीरें न होने के कारण उन्होंने धिविल की एक पुरानी शादी की फोटो का इस्तेमाल किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और रिवर्स इमेज सर्च टूल की मदद से उन्होंने धिविल की उम्र बढ़ी हुई एक तस्वीर बनाई और सोशल मीडिया पर खोज की। इससे उन्हें पुडुचेरी में धिविल की वर्तमान लोकेशन का पता चला। आगे की निगरानी से पुष्टि हुई कि धिविल और राजेश दोनों वहां फर्जी पहचान के साथ रह रहे थे और एक इंटीरियर डिजाइनिंग का व्यवसाय चला रहे थे। शुरुआती जांच के बाद दोनों आरोपी धिविल और राजेश नकली नामों से पहचान छुपाकर फरार हो गए। धिविल ने अपना नाम बदलकर विष्णु रखा, जबकि राजेश प्रवीण कुमार बन गया। वे पुडुचेरी में बस गए, जहां उन्होंने इंटीरियर डिजाइन का काम शुरू किया और स्थानीय स्कूल की शिक्षिकाओं से शादी कर ली। केरल पुलिस को लंबे समय से इस केस में कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन नई तकनीकों और पुरानी जानकारी
को फिर से खंगालने के बाद उन्हें सफलता मिली। जब उन्हें पता चला कि दिविल और राजेश ने अपनी पहचान बदल ली है और पुडुचेरी में छिपे हुए हैं, तो उन्होंने सीबीआई को इसकी जानकारी दी। इस सूचना के आधार पर सीबीआई ने एक खास ऑपरेशन चलाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दिविल और राजेश को तुरंत कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उन्हें कोच्चि की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसका मतलब है कि वे अब पुलिस की निगरानी में रहेंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस गिरफ्तारी से यह साफ हो गया कि भले ही अपराधी कितने भी सालों तक छिपे रहें, लेकिन नई तकनीकों और लगातार मेहनत से उन्हें पकड़ना संभव है। यह केस इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे आधुनिक जांच तकनीकों, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिवर्स इमेज सर्च, ने पुलिस को सालों पुराने मामले को सुलझाने में मदद की। इस पूरे घटनाक्रम ने दिखाया कि कानून और न्याय प्रणाली समय के साथ और मजबूत हो रही है। पुलिस और जांच एजेंसियां अपराधियों को पकड़ने के लिए सिर्फ पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहतीं, बल्कि नई तकनीकों का भी पूरा इस्तेमाल करती हैं। इस केस से उन पीड़ित परिवारों को भी उम्मीद मिलेगी, जो सालों से न्याय की आस लगाए बैठे हैं।